देखिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट देख रहे हो ना। तो टॉपिक क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बट ये बेसिक वाला नहीं, एडवांस वाला। एडवांस वाला मतलब यहाँ पर हम लोग एक्चुअली ये जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का टॉपिक है इसमें इंडेमनिटी और गारंटी के बारे में बात करें। अब सवाल ये उठता है सर, ये इंडेमनिटी क्या है और गारंटी क्या है? ऐसे गारंटी के बारे में हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट में थोड़ा सा देखते हैं कि वारंटी गारंटी, लेकिन वो गारंटी जो कंटीजेंट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है बेसिकली। बट ये गारंटी और वो गारंटी एग्जैक्टली सेम नहीं है, अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ये जो गारंटी है ना, ये थोड़ा सा जैसे बैंक में ये चीज हम लोग देखते हैं, गारंटर सुनते हो ना। मानो कि तुम लोन लेने जाते हो, बैंक तुमको लोन देगा, बट बैंक बोलते जाओ गारंटर लेके आओ, है ना। बदले में जो, अगर तुम फेलियर हो जाते हो तो वो पे करने का वादा करता है, तब जाके बैंक, एक बैंक को बेसिकली श्योरिटी चाहिए, है ना। तो ये श्योरिटी भी यहाँ पर पढ़ना है, श्योरिटी क्या होता है इसका भी डिस्कशन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और डे टू डे बिजनेस लाइफ में इसका यूज भी बहुत है। और रही इंडेमनिटी का ज्यादा कॉन्सेप्ट इंश्योरेंस बिजनेस में चलता है। तुम लोग इंश्योरेंस क्लेम बोल के एक चैप्टर किए होंगे शायद, है ना। तो वो जो इंश्योरेंस क्लेम में भी इंडेमनीफाई, है ना, इंडेमनिटी पीरियड होता है ना। तो वो तो अकाउंट्स में ट्रीटमेंट होता है कि जो लॉस ऑफ फायर या जो भी हो रहा है उसकी वजह से कितना दिन तक मतलब कितना तुमको इंडेमनीफाई किया जाएगा, है ना। तो वहां पर भी इंडेमनीफायर होता है, इंडेमनीफाइड होते हैं, है ना। तो बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है कि बेसिकली क्षतिपूर्ति, है ना। तुम लॉस खाओगे, तुम्हारा लॉस का भरपाई कौन कैसे किस तरह से करेगा। बट हम लोग यहाँ पर अकाउंटिंग पार्ट में तो बात नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर इसका लीगल पार्ट में फोकस करेंगे कि ये इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है और किस तरह से इसको डील किया जाता है, और उसका वैरायटीज ऑफ एग्जांपल्स भी है जो थोड़ा देखेंगे। एग्जांपल्स करने से क्लैरिटी आ जाएगा कि कब कब क्यों क्यों कैसे कैसे। हाँ, ठीक। तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, स्क्रीन मैंने शेयर करके रखा है आप लोगों के साथ। अच्छा देखो, ये सेक्शन का अगर मैं बात करूँ तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 124 एंड 125 का एरिया कवर करता है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंटेग्रिटी बोला जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ओवरऑल सेक्शन अगर देखा जाए तो 124 से 147, 124 से 147 का जो एरिया है वो इंडेमनिटी और गारंटी दोनों को कवर कर रहा है। और 124 125 इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है वो 126 127। और नेचर ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी, अब मैं बोल रहा था ना श्योरिटी जो बेसिकली गारंटी के समय में आएगा, वो श्योरिटी जो है वो 128। कंटिन्यूइंग गारंटी का एक कॉन्सेप्ट है 129 से 132। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी 133 से 139। एंड श्योरिटी का राइट 140 से 147। ठीक है, अब इतना हड़बड़ करके फायदा नहीं है, एकदम बेसिक से पहले बेस को बनाते हैं कि क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में और मैं कुछ नया नहीं बोलूंगा, है ना। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। ये सब बोल के और समय गंवाने का जरूरत नहीं है, ये सब आप लोग जानते हो, फाउंडेशन में भी बहुत पढ़े हो, है ना। एकदम दिमाग खराब कर दिया है, दिमाग खराब कर दिया। मैं तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में ही कम से कम 18-19 क्लास ले लेता हूँ। अच्छा, the contract of indemnity and guarantee are the specific types of contract। तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो है, बट ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। प्रोवाइड्स अंडर सेक्शन 124 एंड 147 के अंदर बोला है। In addition to the specific provisions, that is section 124 to section 147 of the Indian Contract Act 1872, the general principle of contract are also applicable to such contract। मतलब नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रिंसिपल्स है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, वो ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी लागू होता है। वो तो होगा ही, है ना, वो तो होगा ही। मतलब किसी चीज का कोई नॉर्मल कैरेक्टर किसी और पे तो लागू होना ही है, मतलब अगर अगर वही चीज पे वो डील कर रहा है तो वहां पर भी लागू होता है। इवन दो बोथ द कॉन्ट्रैक्ट्स आर मोड्स ऑफ compensation based on similar principles,
दे डिफर कॉन्सिडरेबली इन सेवरल एस्पेक्ट्स। भले ही दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब इंडेमनिटी भी कॉन्ट्रैक्ट है, गारंटी भी कॉन्ट्रैक्ट है, पर फिर भी इनका थोड़ा बहुत एस्पेक्ट्स डिफरेंट या सेवरल टाइप ऑफ नजर आता है। तो हम लोग यहाँ पर वही फोकस करेंगे। इन दिस यूनिट द लॉ रिलेटिंग टू इंडेमनिटी एंड गारंटी आर डिस्कस्ड इन डिटेल्स। तो चलो थोड़ा सा इंडेमनिटी क्या है वो देखते हैं। इंडेमनिटी टर्म जो है ये इसका बेसिक जो टर्म है, ये इंडेमनिटी बेसिकली सिंपल कहा जाए तो लॉस कंपेंसेट करना, क्षतिपूर्ति ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में। अरे हम लोग बंगाली में बोलते हैं क्षतिपूरण, क्या बोलते हैं बंगाली में? क्षति, क्षति नहीं, क्षति, वही क्षति से क्षति। तो टर्म इंडेमनिटी लिटरली मींस सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस। मैं लॉस में डूब जाऊंगा, कुछ हो जाएगा मेरा बिजनेस में या मेरे किसी भी चीज पे, तो बदले में आप मुझे सिक्योरिटी दो कि मेरा जब लॉस होगा आप मुझे बचा लोगे। हाँ, सिंपल बात है ना। और टू मेक गुड द लॉस, मतलब लॉस को गुड कर देना, लॉस गुड हो जाएगा, तो लॉस हो जाएगा फिर उसको गुड हो जाएगा, अच्छा लॉस हो जाएगा। और टू कंपेंसेट द पार्टी हु हैज सफर्ड सम लॉस, या फिर जो पार्टी लॉस करेगा उसको कंपेंसेट कर, मतलब सिमिलर बातों का ही थोड़ा घुमा फिरा के एक ही चीज को लॉ एक्सप्लेन करना। The term contract of indemnity is defined under section 124 of the Indian Contract Act 1872. It is a contract by which one party promises to save the other. एक पार्टी प्रॉमिस करता है दूसरे पार्टी को कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। सिंपल बात तो यही है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। लॉस कॉज टू हिम बाय द कॉन्डक्ट ऑफ द प्रॉमिसर हिमसेल्फ, जो प्रॉमिस कर रहा है उसके कारण जो भी प्रॉब्लम होगा उसको दूसरा बंदे आके बचा लेगा। और बाय द कॉन्डक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, चाहे खुद के कारण हो, किसी और के कारण हो, लॉस का कोई भी कारण हो, बट कोई थर्ड पार्टी आके तुमको बचाने का वादा करता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, चलो थोड़ा पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। मिस्टर एक्स कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट टू रिटर्न टू इंडिया आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज। अच्छा, कोई बाहर घूमने गया था क्या? घूमने नहीं सर, पढ़ने गया था। Mr. X contracted with the government to return to India after completing his studies at University of Cambridge, ठीक है, and to serve the government for a period of 5 years. यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में पढ़ने गया था, फिर वो भारत आएगा और फिर बोल रहे हैं and to serve the government for a period of 5 years. If Mr. X fails to return to India, he will have to reimburse the government. अगर वो इंडिया रिटर्न करने में फेलियर करता है तो वो इंडिया, वो गवर्नमेंट को अमाउंट रिम्बर्स करेगा। इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। मतलब गवर्नमेंट के लिए वो काम करेगा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ के आएगा, फिर गवर्नमेंट के लिए काम करेगा। लेकिन अगर वो नहीं करता है, अगर वो रिटर्न ही नहीं करता है, तो फिर गवर्नमेंट को जो लॉस होगा वो लॉस वो भरपाई करेगा। तो ये भी हो गया इंडेमनिटी का एग्जाम्पल, हो सकता है ना। मानो तुम दिमाग में अच्छे हो, पढ़ाई में अच्छे हो, सरकार तुमको बोलता है कि ठीक है आप जाओ पढ़ने के लिए बाहर। हो सकता है सरकार ने भी कुछ मदद किया हो, ना भी कर सकता है, बट सरकार के साथ बंदे का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तुम कैम्ब्रिज से पढ़ने के बाद भारत सरकार के लिए आके काम करो, ठीक है। बट बंदा वहां पर बहुत ज्यादा पैसा कमाने का मौका मिल गया, सरकार का 4-5 लाख लेके क्या करेंगे, तो बंदा बोलता है कि नहीं हमको नहीं जाना है, गुड़ इधर जाता है। तो जो भी हो, लेकिन इसमें सरकार का तो लॉस होता है। तो तुमने कॉन्ट्रैक्ट करके गया था, बट कॉन्ट्रैक्ट में अगर प्रॉब्लम होता है तो सरकार को वो रिम्बर्स करेगा। अब डायरेक्ट भी कर सकता है या किसी इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू से भी कर सकता है, कुछ भी कर तो सकता है। तो वही बात यहाँ पर कर रहे हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ये जो रिम्बर्स करने का बात कर दिया यही है इंडेमनिटी। बात सिंपल है, बट ऐसे ही सिंपल सिंपल चीज धीरे धीरे देखना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बेसिकली इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होते हैं। देयर आर टू पार्टीज इन दिस फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक पार्टी who promises to indemnify, the party who promises to indemnify or save the other party from loss, मतलब इनको क्या बोलते हैं? इंडेमनिफायर।
द पार्टी हु प्रॉमिस टू इंडेमनिफाई और सेव द अदर पार्टी फ्रॉम लॉस, मतलब बेसिकली जो दूसरे का लॉस बचाने का वादा करता है, अदर पार्टी को लॉस से बचाएगा, हम तुमको बचा लेंगे, मतलब बेसिकली हीरो बनेगा। तो जो हीरो बनने का वादा कर रहा है लॉस बचा के, वो इंडेमनिफायर है। द पार्टी हु इज प्रॉमिस टू बी सेव्ड अगेंस्ट द लॉस, मतलब जिसको, जो हीरोइन है यहाँ पर, नहीं हीरोइन है ना, विलेन से बचाएगा, ठीक है। द पार्टी हु इज प्रॉमिस टू बी सेव्ड अगेंस्ट द लॉस, इंडेमनिफाइड और इंडेमनिटी होल्डर, ठीक है। तो एक बनेगा हीरो, दूसरे बनेगा हीरोइन। हीरोइन जो है वो विलेन से बचेगा, ठीक है ना, एकदम 90s का बच्चन, अमिताभ बच्चन वाला मूवी है ना। मिठुन चक्रवर्ती अमिताभ बच्चन के टाइप का मूवी ऐसे ही होता था। ठीक है, समझ गया तुम लोग। अब आगे देख, इंडेमनीफायर और इंडेमनीफायर फाइड, ठीक है। तो वही सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा फिर से बोला है। इंडेमनीफायर जो है, जो promises टू इंडेमनीफाई और सेव द अदर पार्टी फ्रॉम लॉस, एंड इंडेमनीफाइड who is promised to be saved against the हीरो और हीरोइन, मतलब हमारे लिए ये लोग हीरो हीरोइन ही है। ए में कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई बी, ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ए में कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई बी against the consequence of any proceedings which C may take against B in respect of sum of rupees 5,000 advanced by C to B, मतलब सी बी को एडवांस दे रहा है सर, क्या ऐसा? हाँ, सी बी को कुछ एडवांस दे रहा है। यस सर, ऐसा ही कुछ है। ये यहाँ पर इंडेमनीफायर बन रहा है ना। ये यहाँ पर क्या बन रहा है, हीरो बन रहा है क्या? देखो तो, ये हीरो बन रहा है, हीरोइन कौन है? बी हीरोइन है। ए में कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई बी against the consequence of any proceedings which C may take against B in respect of sum of rupees 5,000 advanced by C to B, ठीक है। तो C B को कुछ पैसा दे रहा है। In consequence when B who is called upon to pay, अब B को जब C बोलेगा कि भाई पेमेंट वापस करो, the sum of money to C fails to do so, अगर B C को पेमेंट करने में फेलियर हो जाते हैं, तो सिंपल बात है, C तो छोड़ेगा नहीं, है ना, आज ना छोड़ेंगे दम दमादम, है ना। पैसा लिया है तो दे भाई, है ना। लेकिन तब ए हीरो बन जाए, सी वुड बी एबल टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम ए, क्योंकि ए ने वादा किया है ना। ए ने इंडेमनीफाई का वादा किया है कि भाई बोले थे तब, है ना, शहंशाह बनोगे मेरे लिए, हाँ। तो बन जाओ। अब ये सब चीजों के पीछे कुछ कंडीशंस भी होते हैं, कुछ पैसा का भी खेल हो सकता है बिजनेस लेवल में। बट अगर सिंपल लेवल में देखा जाए, तो अगर कोई किसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ऐसा फैमिली केस में होता है बहुत ज्यादा, है ना। फैमिली फैमिली केस में होता है ना, कि तुम किसी के साथ, मान की कोई सी है और कोई बी है, तो मान की बी यहाँ पर जो है कोई बाहर का बंदा है, सी जो है वो मान की घर का बंदा है, तो वो किसी को पैसा देता है, तो बाद में जब उनको पैसा नहीं मिलता, तो फैमिली का ही कोई बोलता है कि ठीक है, अगर वो नहीं दे पाएगा तो मैं दे दूँ, बोलता है कि नहीं बोलता, है ना। मान ली कोई बाप है, उसको अपने बेटे को बोल रहे हैं कि तुम मुझसे लोन ले लो, तो फिर वो बंदा बोल रहा है कि हम क्यों लोन दें आपके बेटे को, तो बोलता है अच्छा ठीक है, अगर वो नहीं दे पाएगा तो तुम हमसे ले लेना। या फिर वो बेटा जो है वो पापा को बोल रहा है कि भाई पापा अगर मैं फेलियर हो जाऊँ तो क्या होगा, तो वो बोलते हैं कि ठीक है मैं दे देता हूँ। कुछ इसी टाइप का बात हो रहा है। ठीक है, बेटा फेलियर हो जाता है तो पापा आके बचा लेगा बेटा को, है ना। सही कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर सी वुड बी एबल टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम ए, तो सी सी के पास पूरा राइट आ जाएगा, और वो ए से अमाउंट रिकवर कर सकता है, बिकॉज वो यहाँ पर इंडेमनीफाइड ना है, हीरो बना है यहाँ पे। सर थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर, कि मतलब एक का पैसा दूसरा देगा, और जो गारंटी है उस पर थोड़ा सा डिफरेंस है। एक बार थोड़ा इंडेमनीफाई देख ले, उसके बाद जैसे जैसे आगे आगे हम लोग गारंटी में पहुंचेंगे ना, तो जो थिन लाइन है ना, वो तुम लोग खुद आइडेंटिफाई, गारंटी और इंडेमनीफाई में कहाँ प्रॉब्लम हो, ठीक है। मतलब साउंड सेम, इसीलिए तो एक साथ पढ़ाया जाता है, साउंड सेम,
बट कैरेक्टर में कुछ तो अलग बात है, नहीं तो नाम अलग क्यों करता। एक्स अ शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी लॉस्ट हिज शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, एक्स एक शेयर होल्डर है कंपनी का जिसने अपना शेयर सर्टिफिकेट हरा दिया। ठीक है, ये अप्लाइड फॉर द डुप्लीकेट कि भाई हमको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट दो। अब आजकल स्टॉक मार्केट में शेयर सर्टिफिकेट सब डिजिटली मेंटेन होता है, नॉर्मली शेयर मार्केट में जरूरत नहीं होता है। लेकिन अगर तुम प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू से, वो सब जगह पे डिजिटल जरूरी नहीं है हमेशा। तो जब डिजिटल तो हम वहाँ पर नहीं होगा तो वहाँ पर फिजिकल सर्टिफिकेट आज भी जनरेट होता है ना। मानो कि तुम ऐसे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो कर रहे हो प्राइवेट इक्विटी के थ्रू से, जो बेसिकली एक प्राइवेट कंपनी है, तो तब तुमको शेयर मिला है, उसका क्या प्रूफ है? सर्टिफिकेट ही तो प्रूफ है तुम्हारा। अगर किसी कारण से तुम्हारा शेयर सर्टिफिकेट लॉस्ट हो जाए तो क्या करोगे? तो कंपनी में जाके बोलना है कि मेरा शेयर सर्टिफिकेट लॉस हो गया है ना। तो कंपनी क्या बोलता है? कंपनी एग्रीड टू इशू द सेम ऑन द टर्म दैट एक्स विल कंपेंसेट द कंपनी against the loss where any holder produces the original certificate। Here there is a मतलब अगर कोई भी होल्डर, यहाँ पर एक्स क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी होल्डर ऑफ द सर्टिफिकेट किसी का भी गुम हो जाता है तो एक्स कंपनी को कॉम्पेंसेट करेगा। तो यहाँ पर एक्स यहाँ पर इंडेमनिफायर बन रहा है। The company against the loss where any holder produces the original certificate, here there is a contract of indemnity between X and the company। कंपनी के साथ एक्स का इंडेमनिटी का हो रहा है कि अगर शेयर सर्टिफिकेट जो भी लॉस करेगा या जिसका भी लॉस हुआ, अगर खुद का भी होगा किसी और का होगा, तो वो कंपनी को कंपनसेट करेगा। ये भी एक इंडेमनिटी का एग्जांपल है ना। एक्स में एग्री टू इंडेमनिफाई वाई फॉर एनी लॉस और डैमेज दैट में ऑकर इफ ए ट्री। अच्छा, ये गजब पॉइंट है। ये लोग छत पे देख बहुत सारे पेड़ लगाए, लगाए नहीं लगाएगा। बच्चा लोग आज छत पे आया था, देख रहा था, बड़ा खुश है। एक पीपल का पेड़ है, पीपल का नहीं, बरगद का पेड़ है ना, अमरूद का भी है, और अनार का है। पेड़ विशेषज्ञ। अच्छा देखो, तो एक्स में एग्री टू इंडेमनिफाई वाई फॉर एनी लॉस और डैमेज दैट में ऑकर इफ ए ट्री ऑन वाई's neighboring property blows over। If the tree then blows over and the damage वाई's fence, वाई का जो घर पे जो बेड़ा लगा हुआ है ना, बड़ा समझते हो तुम लोग? फेंस, फेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? हम लोग बंगाली में बोलते हैं बेड़ा। बेड़ा मतलब घर के सामने जो एरिया होता है, हाँ, बगीचा नहीं है। फेंस क्या होता है? घर को, हाँ, बाउंड्री बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या कुछ नहीं आता तुमको? हाँ, घेरा कर दिया। घेरा, हाँ घेरा बोलते हैं हम लोग उसको। तो घेरा हम लोग भी बोलते हैं कि घिरे देवा बोलते हैं हम लोग ऐसे। लेकिन उसको हम लोग और एक लैंग्वेज यूज करते, बोलते हैं बेड़ा। बेड़ा, बेड़ा नहीं, बेड़ा। बेड़ा मतलब वो जो परीक्षा जो, हाँ ठीक है, जो भी हो। X may agree to indemnify Y for any loss or damage that may occur if a tree on Y's neighboring property, अगर Y का जो neighboring property है, ठीक है, blows over, if the tree then blows over and damage Y's fence, X will be liable for the cost of fixing the fence। तो किसी दूसरे का पेड़ अगर, मान कि तेरे घर में किसी और के पेड़ से कोई डैमेज होता है, तो विश्वजीत बोलता है कि हम तुम्हारा जो फेंस है वो सब ठीक कर दें। ऐसा दोस्त आपको मिले? हाँ, तो हम लोग के घर पे जो एंसेस्टर, जो मेरा प्रॉपर्टी है, मतलब घर पे माँ पापा बना रहते हैं, तो हम लोग का एक बरगद का पेड़ था, पर्सनल, बहुत बड़ा। तो वैसे मानो कि मेरा जो बचपन है, हम लोगों का बचपन में टीना का घर होता है। तो थोड़ा किसी का गोडाउन मेरे दादाजी ने खरीदा था। हम लोग का एक्चुअली ओरिजिनल घर इधर हुगली में है, ज़्यादा दूर नहीं है कोलकाता से। लेकिन वहाँ पर साल पत्ता का बिजनेस करने के लिए दादाजी गए थे और पापा वहीं पर रह गए। तो वो जिसका गोडाउन था वो टीना का था। हम लोग काफी दिन तक, मेरा जन्म भी उसी घर में हुआ है। पापा घर बनाएगा बनाएगा बोलते बोलते 15-16 साल हो ही गया। तो अब टीना के घर में एक प्रॉब्लम क्या है, गर्मी के टाइम पे बहुत गर्मी होता है, मतलब बहुत, मतलब ठंड के टाइम रात रात को डेली ठंड हो जाता है।
और दिन में तुम उसके अंदर रह नहीं सकते, बॉयल हो जाओगे। और मतलब चिंता का विषय ये होता था कि दीवार भी जो है वो भी टीना का था। मतलब किसी कैसे होता है ना कि सिर्फ छत टीना का है, बाकी दीवार नॉर्मल वाल का है। ऐसे हम लोग के जो नेटिव में सब सब कुछ है, बट पापा को एक्चुअली वापस नहीं आना था इधर। मतलब यहाँ पे जमींदारी सब कुछ है, बट पापा को इधर मतलब नेटिव में इधर नहीं आना है, हुगली में नहीं आना है। तो उनको मिदनापुर में जो झाड़ग्राम एरिया है, जंगल में ही रहना है। अब पापा जहाँ रहेंगे वहीं पर हम लोग रहेंगे ना, चाहे टीना का घर हो या जो भी हो, मिट्टी का हो। अब मुश्किल क्या होता था, मतलब मुश्किल में भगवान का मुश्किल आसान जो था वो बरगद का पेड़। सुबह 8 बजे के बाद तो टीना का घर पूरा एकदम तप जाता है। अब फिर शाम को 5 बजे तक तुम उसके अंदर घुस नहीं सकते। घुसना मतलब तुम खत्म, खत्म मतलब क्या, 45 टेम्परेचर जब हो जाता है, मतलब तुम सोचो कि उसके अंदर का टेम्परेचर कम से कम 55-60 डिग्री तो होगा। एकदम घुसोगे ना पूरा, पूरा पसीना में तुम खत्म कर देगा। और ज्यादा देर तक रहोगे, ऐसे हम लोग को आदत थोड़ा हो गया था, मतलब सहन सकते थे। लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। फिर भी अगर टीवी में मैच होता था, मैं टीना के घर के अंदर ही बैठे बैठे पापा को क्या कर रहे इतने गर्मी में, मैच चल रहा है। तो जब भी हो, लेकिन वो बरगद का पेड़ बहुत सहारा होता था, गजब का सा। लेकिन मुश्किल क्या कर दिया, हमारा जो पड़ोसी है उसका पक्का मकान बना। अब पक्का मकान बनेगा तो, और बरगद का पेड़ जो है वो उनका जो बाउंड्री है उनके साथ सटा हुआ है। तो बरगद का पेड़ का जो जड़ है वो उनके बाउंड्री के साथ सटा हुआ है। और बरगद का पेड़ में झुरी बनता है ना, झुरी बनता है ना, तो हम लोग बचपन में झुरी वगैरह लेके खेलते थे, इधर से उधर उधर से उधर। ठीक है। तो फिर वो जो डॉक्टर था, अभी भी है, पड़ोसी पे कहाँ जाएगा, तो वो बोलता है कि ये पेड़ तो तुमको काटना पड़ेगा। हम लोग का चिंता हो गया, क्योंकि यही एक पेड़ है जो हम लोग को गर्मी में भी बचा के रखता है। खेल कूद जो करना है करो। डर बहुत लोग बोलते थे कि भूत रहता है, ये रहता है, गाँव साइड में होता है ना, अरे भूत रहने तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, बचपन से आदत हो जाता है। लेकिन सच में अब वो पंचायत में जाके बोल दिया, पंचायत जाके बोल रहे नहीं नहीं उनका घर खराब हो जाएगा, आपको तो काटना ही पड़ेगा। फिर पापा बोलते हैं अच्छा देखते हैं। फिर पापा पापा तब काटा जब हम लोग का घर बनना चालू हुआ। फिर हम लोग का घर बनना चालू हुआ, अब हम लोग के घर के लिए भी जरूरी हो गया। तो फिर पापा बोला ठीक है, फिर हमारा भी दिक्कत। इतना दिन तक फिर भी कम से कम 5-7 साल तक चुपचाप वो झगड़ा करता रहा, हम लोग भी चुप सुनता रहा। पंचायत बोल के गया ठीक है देखते हैं, ये वो ये वो। फिर बाद में आखिर में काटना ही पड़ा। तो यहाँ पर अगर मान के कोई थर्ड पार्टी आ जाता और उसको बोलता ये पेड़ अगर तुम्हारा घर डैमेज करेगा तो उसका लॉस हम देंगे, तो वो इंडेमनीफाई बन जाता है ना। इंग्लिश में एक्स हो गया, इंडेमनीफाई। हम्म। एक्स इज इंडेमनीफाई। हाँ ठीक है। तो एक्स विल बी लायबल फॉर द कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग द फेंस। जो भी हो, देखो सारा कहानी हम लोग आसपास में ढूंढ सकते हैं। तो फिर एनालिसिस क्या देता है, एनालिसिस ये दे रहा है टू आइडेंटिफाई, सॉरी, टू इंडेमनीफाई मीन्स, इंडेमनीफाई का मतलब ये हो गया, indemnify means to compensate or make good the loss. Thus, under a contract of indemnity, the existence of loss is essential. बात को समझे सर, लॉस होना अनिवार्य है। लॉस होगा तो ही इंडेमनीफाई होगा, अगर लॉस नहीं होगा तो इंडेमनीफाई का सवाल ही नहीं उठता। इस बात को ध्यान रखें। Unless the promise has suffered a loss, unless the promisee has suffered a loss, he cannot hold the promisor liable to the contract of indemnity. मतलब जिनको वादा किया गया था, मतलब जो हीरो है वो हीरोइन को वादा किया, मतलब इन आवर केस हीरो हीरोइन को वादा किया है कि भाई तुमको अगर कोई लॉस होगा तो हम देख लेंगे। लेकिन अगर हीरोइन को कोई लॉस नहीं होता है तो वो हीरो को लायबल नहीं ठहरा सकता। आई होप आप लोग हीरो हीरोइन समझ गए। However, the above definitions of indemnity restrict the scope of contract of indemnity
in a much as it covers only the loss caused by। तो यही इसका रेस्ट्रिक्शन है कि सिर्फ लॉस कॉज्ड में ही ये होता है। द conduct of promisor himself, the conduct of any other person, plus loss occasioned by an accident not caused by any person or act of God or natural event is not covered। Oh my God, देखिए oh my God ना, नहीं oh my God नहीं, अरे वो परेश रावल का है, वही वाला है। अक्षय कुमार भी है उसमें। भगवान भगवान का। हाँ हाँ, वो लॉ के ऊपर ही बना हुआ है कॉन्सेप्ट है, इसी के ऊपर इंश्योरेंस के ऊपर ही था ना। गजब मूवी है। मैं पूरा कहानी भूल रहा हूँ, बट अगर तुम लोग याद कर रहे हो तो मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं, द लॉस ऑकेशन बाय एन एक्सीडेंट नॉट कॉज्ड बाय एनी पर्सन और एन एक्ट ऑफ गॉड, नेचुरल इवेंट इज नॉट कवर्ड हियर। ठीक है, तो इसमें मतलब नेचुरल इवेंट के कारण जो भी वो कवर नहीं। नेचुरल इवेंट के कारण अगर होगा तो वो कवर नहीं हो पाएगा। मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी लाइक एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, जैसे कि बाकी कॉन्ट्रैक्ट में भी बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। हम लोग नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़े हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट का जो बेसिक्स एरिया है, जो हम लोग फाउंडेशंस में भी पढ़ते हैं, सीएसईए में, इंटर में भी इसका बोला जाता है। तो वहाँ पर क्या बोला जाता है बेसिक्स में कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। जैसे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में जैसे मानो कि वो टैक्सी चल रहा है, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट भी होता है ना। ठीक है, टैक्सी चल रहा है मतलब रास्ते से, तो टैक्सी वाला अगर मुंह से कुछ ना भी बोले, हम टैक्सी को कहीं पर भी खड़ा कर सकते हैं और अपने जुरिस्डिक्शन में उसको कहीं भी जाने के लिए बाध्य कर सकते हैं। हाँ, एटीएम टैसिट हो गया, वो कुछ बोलता नहीं है, हम लोग जो भी मैसेज उसको देते हैं वो रोबोटिक मोड में पैसा निकाल के हमको दे देता है ना। वो भी मुंह में कुछ बोलता नहीं, बट बाय डिफॉल्ट वो भी अपना काम कर लेते, इम्प्लाइड है ना। इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी लाइक एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। The contract of indemnity is said to be express when a person expressly promises to compensate the other from loss। मतलब हम लोग एकदम मुंह से बोल रहे हैं, लिख के दे रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, लिख के दे रहे हैं कि भाई कुछ भी होगा हम है ना। समझ रहे थे? A contract of indemnity is said to be implied when it is to be inferred from the conduct of the parties or from the circumstances of the case। तो implied में वो मुंह से बोलेगा भी नहीं, शायद नहीं बोलेगा, शायद लिख के भी नहीं देगा, बट ऐसा कुछ बर्ताव करेगा जिसका मतलब वही होता है कि वो इंडेमनीफाई कर रहा है। क्या हीरो हीरोइन वाला याद कर रहा है? फिर क्या याद? दोस्त को चाहते हैं, हाँ दोस्त को चाहते हैं किसी काम करने के लिए, हाँ, बताओ मैं मतलब वो कॉन्टेक्ट में ही सब बता देता है कि भाई मैं देख लेता। यस सर, ऐसा होता है ना। चल ना ठीक है, मैं हूं ना, देख लेंगे। यस, ऐसा करते हैं दोस्त लोगों के साथ, होता है बाय डिफॉल्ट। ना मुंह में बोला ना कुछ किया, सर बाय डिफॉल्ट। कुछ दोस्त लोग फंसा भी देता है। चल आगे देख। A contract of indemnity is like any other contract and must fulfill all the essentials of a valid contract। Contract of indemnity is like any other contract and must fulfill all the essential of a valid contract, which includes offer and acceptance। जैसे कि हम लोग नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में भी जानते हैं, बिना ऑफर एक्सेप्टेंस का कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? ऑफर एक्सेप्टेंस बनेगा, एग्रीमेंट बनेगा, है ना। एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस, मतलब देख, कॉन्ट्रैक्ट तो तभी हो सकता है ना जब लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो। अगर किसी चीज में लीगलिटी नहीं क्रिएट होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कैसे बदलेगा? कंसिडरेशन होना चाहिए, तो समथिंग इन रिटर्न। अब इतना देर से ऐसा लग रहा था सब सोशल केस हो रहा है ना, कि कोई किसी के लिए क्यों करेगा, कोई किसी का लॉस क्यों भरपाई करेगा। ठीक है, अगर सामाजिक मैटर है जरूरी नहीं होता है, बट अगर बिजनेस डील हो रहा है तो ऑब्वियसली भरपाई तो करना है, बदले में कुछ तो होगा। मैं तुम्हारा लॉस ये कर लूंगा, पर बदले में तुम मेरे लिए क्या करोगे? बिजनेस है भाई, है ना। बिजनेस में कोई किसी का सगा नहीं होता है क्या? तो फिर वो बिजनेस नहीं है। अगर तुमको
बिजनेस छोड़ के किसी दूसरा केस हैंडल करना हो, वहां पर तुम अपना अपनापन दिखाओ, जो करना है करो, पर बिजनेस में अपनापन का कोई जगह नहीं है ना। जैसे मान कि मेरा ही एक एक्सपीरियंस है, मेरे मेटरनल फैमिलीज में ज्यादातर लोगों का मिठाई का दुकान, स्वीट शॉप कोलकाता में ही है सारा। तो कभी जब तुम लोग जैसे थे मतलब स्टूडेंट्स टाइप में, तो कभी कभी मिलने जाते थे, मामा का लड़का, मामा, जो भी है सब बहुत सारे हैं, बचपन से खेल कूद के बड़े में, तो मिलने जाते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि मेरे को रहने के लिए वहीं पर आसपास में एक घर मिला। तो मैं बोला चलो ठीक है, आसपास के सब रिलेटिव के पास ही रहेंगे, अच्छा रहेगा, प्रॉब्लम में साथ मिल जाता है ना। तो मैंने रहना चालू किया। उससे पहले मैं दूर में ही रहता था। फिर जब रहना चालू किया, तो नॉर्मली जब भी मिठाई खाने का जरूरत होता है, कि दूसरा दुकान से खरीदेंगे कि अपनी ही दुकान से लेंगे, नहीं फ्री में तो नहीं होना चाहिए। तो वो लोग तो फ्री में देता था, लेकिन डेली डेली अगर, ठीक है, नहीं डेली वो लोग दे रहा है, बट हमको कैसा लगा। अब उसमें से कुछ लोग भैया है सब बचपन से, अब अगर मैं दूसरा दुकान से ले भी लूँ ना, तो देख लेगा तो फिर बोलेगा कि अरे तुम बाहर से क्यों ले रहे हो। इसमें से मैंने डिसीजन ले लिया वहां पर रहना है। अब मुश्किल में ये पड़ गया कि मैं मिठाई खाना छोड़ दिया था बीच में कुछ दिन। लेकिन मेरा थोड़ा सा स्वीट टूथ है, मतलब मिठाई का थोड़ा सा शौक है, बीच बीच में थोड़ा चाहिए, और उस टाइम पे ज्यादा खाता था। आजकल तो फिर भी हफ्ते में एक बार मीठा खाएंगे तो चल जाएगा, बट कॉलेज डेज में करीब 2 दिन में एक बार, या डेली रात को अगर मिल जाए तो बढ़िया है। ठीक है, रोटी के साथ थोड़ा सा। तो एक भैया है, वो इतना बदमाश था, मतलब बदमाश तो इतना प्यार करता है, आज भी करता है। मैं उसको फोन नहीं करता, बट आज भी वो मेरे को याद करता है। मैं अगर जाता भी नहीं था तो मिठाई का पूरा मतलब ये लेके पहुंच जाता था। तो फिर मैं एक दिन जाके गया और दुकान में बोला कि मिठाई जो भी देना है दो, बट पैसा लो, नहीं तो नहीं खाना, नहीं तो आज यहीं पर झगड़ा करेंगे। और वो तो फिर बोलता है कि ठीक है आधा पैसा देंगे। ठीक है, कॉस्टिंग मतलब लेबर का कॉस्ट आ जाए चलेगा। मैं बोला नहीं ऐसे नहीं है, जो भी कस्टमर से लेते हो अगर वो दाम पे लोगे तो नहीं लो, नहीं तो हम मिठाई खाएंगे ही नहीं, तो कहीं दूर जाएंगे। तो फिर भी नहीं मानता है। नॉर्मल रिलेटिव कैसे बात, पहले तो लेना ही नहीं चाहता है, फिर भी मैं जोर जार कर रहा हूँ, तो कुछ जोर से जो दुकानदार में जो मैनेजर ही कर रहे हैं उसको बोल रहे ठीक है इसके, मैं उसको बोलता था दादा ये, तो बोलते ठीक है जो कॉस्टिंग है वही दे दो और क्या। तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो बेसिकली कंसिडरेशन, वही इसीलिए मैंने बोला कि बिजनेस में तो दोस्तीबाजी चलने से मुश्किल हो जाएगा, डेली के केस में तो नहीं। तो कंसिडरेशन क्या है, समथिंग रिटर्न होना चाहिए। अच्छा, कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब 18+ होना चाहिए, 18+ होना चाहिए, हाँ बोलो। नॉनसेंस नहीं होना चाहिए, नॉनसेंस नहीं होना चाहिए, मतलब साउंड माइंड होना चाहिए, पागल ल्यूनेटिक्स नहीं होना चाहिए, है ना, मतलब ल्यूनेटिक्स पागल माताल मतलब वो गजाड़ी नशाड़ी, है ना। नशाड़ी लोग ऐसे थे ना, सुबह ठीक है रात को खत्म। मान लो कि कोई नशा करता है, सुबह तुम जाओगे तुमको लगेगा ही नहीं कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो रात को ये डेली नशा करता है, वो ऑटोमेटिकली उसके हाथ में आ जाता है जो भी जरूरी चीज है उसका। अब तुमने मानो कि रात को ही उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और उसको तो पता ही नहीं रात को क्या होता है। अगर ये प्रूव हो जाता है, जब कोर्ट में केस बनता है और बहुत बड़ा केस बनता है, तो कोर्ट प्रूव करता है देखो कि भाई ये अल्कोहलिक है कि नहीं, ये ड्रगिस्ट है कि नहीं। तो अगर प्रूव हो जाता है कि अल्कोहलिक है, और तुम जानबूझ के, या ड्रगिस्ट है तुम जानबूझ के उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट किए हो जिस टाइम पे उसको कुछ होश ही नहीं होता है, तो जो होशो आवाज में नहीं है वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और ये टाइमिंग भी प्रूव हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। नार्कोटिक टेस्ट में सारा प्रूव हो जाता है ऐसे भी, है ना, सब सच बोल देते हैं, झूठ का जगह ही नहीं है। तो हाँ, हाँ सैंपल से भी हो जाता है। हाँ, अल्कोहल लेवल पे बता देते हाँ हैं। सब बोल देते हैं, कब करता है क्या करता है, सब मेडिकल में टेस्ट होता है। कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट में ये सभी चीजें जरूरी होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट करने लायक है कि नहीं, और अगर लायक है तो कब क्या कर रहा है, अगर साउंड टाइम पे कर रहा है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अनसाउंड टाइम पे कर रहा है तो फिर दिक्कत है। बड़ा केस में ये सब चीज देखा जाता है, छोटा मोटा केस में चलो ठीक है वो सब मैटर नहीं करता। फ्री कॉन्सेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो फ्री कॉन्सेंट तो होना चाहिए, किसी को जबरदस्ती धमकी देके, बंदूक के नोक के नीचे, है ना, बाहुबली गिरी दिखा के, हाँ, पार्टी का ध्वंस दिखा के, मेरा चाचा तो ये है, मेरा ताऊ वो है। हाँ चलता है ना, भारत में बहुत जगह चलता है ये सब, बंगाल में भी है। ये हमारे बाबा काउंसिलर, काउंसिलर अच्छे थे,
हाँ, किसी का पापा काउंसिलर, किसी का चाचा काउंसिलर, देख नहीं रहे कितना स्कैम बन रहा है। हाँ, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? हम्म? तो फ्री कंसेंट लॉफुल ऑब्जेक्ट, किसी ऐसे चीज का कॉन्ट्रैक्ट तो कर ही नहीं सकते, चाहे मतलब इंडेमनिफाई के लिए भी हो या किसी भी कारण से हो। लॉफुल चीजों में कॉन्ट्रैक्ट करो, जो इलीगल है उसका कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। जो सरकार ने मना किया, जो समाज मना करता है, और समाज को भी सरकार एग्री करता है कि हाँ भाई ये अनलॉफुल है। जैसे सिंपल बात है, ड्रग्स का धंधा करना, है ना, ड्रग्स का धंधा करना बिल्कुल बिल्कुल इलीगल है। अफीम का धंधा करना, ये सब चीज जो भी इलीगल चीजें हैं। हाँ? पागलों इसको क्या? पागलों इसको बात था ड्रग्स सब धंधा करते हैं। पाब्लो पागलों इसको क्या करता था? ड्रग्स का बहुत बड़ा धंधा है। अच्छा। हाँ। मतलब वो उसके रबर के लिए सप्ताह में 1 लाख रुपया खर्चा करते हैं। नोट पे रबर बांधते, उसकी बेटी को ठंडा लगा था, कितना मिलियन रुपया जमा दिए। तो इसका सारा का सारा जड़ सब मेक्सिको से है। मेक्सिको से बड़ा बड़ा सब डॉन लोग हैं, ये पूरा रैकेट चलाते हैं, इंटरनेशनल स्कैम है सब। 1900 के समय से सब इंटरनेशनल स्कैम है। पूरा भारत में भी जितना ड्रग डीलर पकड़ा गया है, अभी भी पकड़ा जा रहा है सब। अभी भी तो है, ये बॉलीवुड पूरा फंसा हुआ है उस सब चीज में। बॉलीवुड में जितना पैसा है कहाँ से आता है, कई कई बार इस मूवी में हाँ कहा जा रहा है, प्रूफ होगा तो पता चलेगा। तो ये जैसे वो बोल रहे कि इस मूवी में 1,000 करोड़ लग गया, उस मूवी में 1,500 करोड़ लग गया, तो ये जो 1,000 1,500 करोड़ मूवी में लग रहा है, और इन लोगों के पास इतना पैसा आया कहाँ से? सिर्फ स्टोरी बेच के, स्टोरी बेच के 1,000 1,000, चाहे तुम कोई भी हो। मतलब बड़ा डाउट है। ऊपर से अपना दाऊद दाऊद भाई है ना, हम लोग सबसे प्यारा, वो भी काम करता है ना, पाकिस्तान से बैठे बैठे खेल खेलता है, और उसमें भारत का लोग हेल्प भी करता है। पहले जमाने में बॉलीवुड तो वही लोग चलाता था, आज भी कनेक्शन है, आज भी कनेक्शन है। संजय दत्त का कहना है। लेकिन उसने सजा काटा है। फिल्में तो बेचती है, कोसा बालों से सब द एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, मतलब जिस चीज का हम एग्रीमेंट कर रहे हैं उसको वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाए। मतलब अगर वो वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया तो फिर उस चीज में एग्रीमेंट नहीं बन सकती। एन एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड, मैरिज एक्सेट्रा, मतलब तुम किसी को बिजनेस करने से रोक नहीं सकते, तुम किसी का शादी रोक नहीं सकते, है ना। अगर मतलब अगर वो लोग एडल्ट है, बालिक है, बालक है, मतलब +18 का है, तो फिर इन दैट केस किसी के मैरिज को तुम रोक नहीं सकते। अगर तुम करते हो तो मतलब ये बेसिकली मतलब तब वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड अगर है किसी कारण से, तो किसी को रिस्ट्रेंट करना ये सब तो इलीगल काम हो जाएगा। कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसको बिजनेस करने नहीं देना चाहता, ठीक है, कैसे संभव? लॉफुल प्रोफेशन यस, जो भी लॉफुल काम है तुम उसको रोक नहीं सकते। इलीगल काम है तो सरकारी लोग जरूर तुमको रोक सकता है। जैसे हमारे यहाँ पर है ना कि कोई मान की किसी की कोई बड़ा दुकानदार है, उसके बगल में अगर कोई छोटा दुकानदार सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस करना चाहता है, तो उसको धमकाता है यहाँ नहीं खुलना है, ऐसा नहीं करना है। हाँ, ठीक है, तुम पैसा देके एडजस्ट कर सकते हो, उसमें कोई मना नहीं है। अगर वो मान गया तो क्या दिक्कत है? मान के तू बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तेरे दुकान के सामने मैं दुकान लगा, मैं एक छोटा मोटा इंसान हूँ, एक छोटा सा दुकान लेकिन सिमिलर प्रोडक्ट का बना दिया। अब तुम लाखों में खेलते हो, मैं 1,000 में खेलना चाहता हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन तुम बोलते हो कि भाई यहाँ पर क्यों खोल रहे हैं, दिक्कत हो जाएगा, थोड़ा बहुत कुछ ले और साइड में ले, ठीक है चलेगा। लेकिन धमकाना, मारना, पीटना, रिस्ट्रेंट करना, है ना। राम का हुआ था केस, बड़ा बाजार के दुकान के सामने एक पान गुमटी था। प्रभु जी जो जेल में है, उसी कारण से जेल में, जेल में भुजिया चल रहा है। हाँ, सेंट्रल दमदम दमदम सेंट्रल जेल में है। हल्दीराम प्रभु जी तो सबसे बड़ा ब्रांड है। तो हल्दीराम प्रभु जी अभी भी जेल में है, मोस्ट प्रोबेबली छोड़ा नहीं है अभी तक। अटेम्प्ट टू मर्डर केस है। बेल चला दिया था, पैर में लगा था उसको, वो बेल नहीं मिला। अटेम्प्ट टू मर्डर केस में बेल कैसे मिलेगा? पूरा एकदम बड़ा बाजार में पूरा एकदम उसके दुकान के सामने एक छोटा सा पान का गुंडी था, वो बोल रहा था कि तुम इसको हटा लो। तो वो बोला कि हम नहीं हटाएंगे, तुम्हारा दुकान जब से है मेरा भी तब से है, नहीं हटाएंगे, छोटा है तो क्या हो,
हटा नहीं तो हटा नहीं तो तुम उसको गोली मार दो। सेंट्रल जेल में अब भुजिया तल कर, सच में पूरा जेल में जितना लोग हैं, हल्दीराम का जो भी लोग भुजिया वगैरह खाते हैं ना कोलकाता में, ठीक है, इसमें एक बहुत बड़ा पोर्शन जेल में बनता है। हाँ, इसमें एक अच्छा है क्योंकि जेल में जो भी काम हो रहा है उनको जेल के हिसाब से सैलरी तनख्वाह मिल जाता है। अब तुम फालतू में पत्थर काटने का क्या जरूरत है, बिना काम का पत्थर क्या काटे, जेल में दे होता है ना। तो हल्दीराम जब से किया वहां पर इंडस्ट्री खोल लिया। तो हल्दीराम का मतलब हल्दीराम ने बोला कि हमको ये काम करिए। ये अच्छा प्रपोजल दिया उसने कि हमको भुजिया तलना आता है और इतना सारा लोग है, वो भी काम ही करेगा, तो हमें बस इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो, बदले में जेल का कमाई हो जाएगा, जो कमाएगा जेल कमाएगा, हम लोग का जो तनख्वाह है वही देना। अच्छा है ना, कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, सरकार को भी अच्छा लगा। बंगाल सरकार ये सब चीज में ना, नहीं सीरियसली, बंगाल बंगाल में ये चीज है, मैं देखा। क्या kind of बेचता है प्रॉफिट जेल वाला होता है। हाँ, जो जेल लेता है बाकी कंपनी का है, मतलब सिंपल है, जॉब वॉब दे देता है जेल को, कंपनी काम दे रहा है। कंपनी अपना किसी और से करवाता तो उसको फिर वहां पर भी तो कॉस्टिंग देना पड़ता है, और जो जो भी प्रॉफिट हो रहा है, मतलब जो कॉस्टिंग है, जो जॉब कॉस्टिंग के थ्रू से जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो भी हो रहा है वो जेल को मिल रहा है। अब उसमें जेल का जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो जेल ले रहा है, दिक्कत क्या है? लेबर भी मिल जा रहा है एक जगह के अंदर, सस्ता भी पड़ रहा है, और जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल भी एक वर्किंग नॉलेज ले रहा है ना, काम का नॉलेज है। एक हीरो है, बंगाली फिल्म में काम करता है, जेल में किसी को मर्डर सच में मर्डर करके जेल चला गया था, बट उसके वो पढ़ा लिखा बंदा है, काफी एजुकेटेड है, तो उसका बर्ताव इतना अच्छा था तो उसने, वो एक्चुअली ड्रामा ड्रामा भी लिखता था, तो उसने जेल के अंदर ड्रामा वगैरह करना चालू किया, तो एंटरटेन भी हो जाता था। इतना अच्छा उसके अंदर ड्रामा का नॉलेज था, तो एक बार खबर बाहर गया कि एक बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का कोई फेमस है मतलब डायरेक्टर उससे मिलने के लिए आया। तो फिर रविन्द्रनाथ टैगोर का एक सिमिलर कॉन्सेप्ट में एक ड्रामा था, तो कुछ स्पेशल डे था पुलिस लेवल में, उस डे में उसको जेल में फंक्शन किया गया। तो फिर वो डायरेक्टर जो थे और जो प्रोड्यूसर थे वो बोला कि हम लोग इसी जेल के ऊपर इसको मूवी बनाएंगे, और सच में उसमें मूवी बना। वो मूवी एकदम मतलब जैसे बड़ा मूवी रिलीज होता है वैसा रिलीज किया। मूवी का नाम था मुक्तधारा, मुक्तधारा मतलब फ्रीडम। तो फिर वो जो जेल में चला गया था उसका सजा को आधा कर दिया गया, अभी वो रेगुलर मूवी में काम करता है। अभी तो लक्स वाला नहीं है, लक्स हाँ, लक्स को नहीं, वो भी तो अपना बेटी का, उसका बेटी का प्रियंका टोटी। उसका घर लेंगे। हाँ, ये सॉल्ट लेक में है, सॉल्ट लेक में प्रियंका टोटी, और बहुत बड़ा स्कैंडल बाबा, बहुत बड़ा भयंकर केस है। रिजाम इसके बारे में बहुत बात कहते हैं, यही पे प्रिया को मरवा दिया था, उसके पटरी पे दम पटरी से लाश निकला। भयंकर केस है। चलो, अच्छा, द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट नॉट हैव वेग और अनसर्टेन, ऑब्वियसली, चाहे निम्बीफाई बात क्यों ना हो, वेग नहीं होना चाहिए, क्लियर कट मैटर पे एग्रीमेंट होना चाहिए। वेग मतलब क्या? तो अस्पष्ट बात नहीं होनी चाहिए, जो बोलना है क्लियर कट बोलो, क्लियर कट बातों में एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मस्ट बी केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, जो बात कर रहे हो वो परफॉर्म करने लायक हो। एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इज वॉइड, इम्पॉसिबल चीजों का काम करना मतलब वो वॉइड है। जैसे वो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते थे ना, तुम जो कह दे तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं में इन घटाओं में मोड़ लाऊंगा। अब मूवी में गाने में ठीक है, लेकिन अगर मान के कोई बोलते कि हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, हाँ जैसे हम लोग बचपन में से करते थे, मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, तो मान की मतलब ऐसे नाटक करते थे 10 रुपये, तो लड़का लड़का, तो लड़की बोलते अच्छा ठीक है दे। तो ये सब बातों बातों में ठीक है, बट रियलिटी में ये सब कॉन्ट्रैक्ट तो हो नहीं सकता। जैसे वो चुटकी में ट्रेजर बना देना, खुल जा सिम सिम, हाँ पॉसिबल नहीं है, एकदम पॉसिबल नहीं है। लीगल फॉर्मेलिटीज जो भी होगा लीगल फॉर्मेलिटीज के थ्रू से होगा।
He asked me to beat C. हिंदी को बोल रहा है मार C को, promising to indemnify him against the consequence. जो भी होगा उसका भरपाई करेगा। एकदम पूरा बिहार यूपी का खेल चल रहा है, पूर्वांचल, हाँ पूरा पूर्वांचल का खेल चल रहा है। तुम मारो उसको, बाकी हम देख लेंगे। हाँ कालीन भैया, द प्रॉमिस ऑफ ए कैनॉट बी एनफोर्स्ड। ए ने जो प्रॉमिस किया ये एनफोर्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम इस चीज, ऐसा चीज पे तुम किसी को इंडेमनीफाई करने का बात कर रहे हो जो जरा सा इलीगल है ना सर। सपोज बी बीट सी, बी ने सी को मार दिया एंड इज फाइन ₹1000, वी कैन नॉट क्लेम दिस अमाउंट फ्रॉम हिम बिकॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट इज अनलॉफुल। ठीक है, कालीन भैया जो काम करता है मिर्जापुर, अनलॉफुल काम करता है ना सर। ऐसे जितना दिखाया गया मिर्जापुर में, एक्चुअली मिर्जापुर ऐसा तो है नहीं, फिर जरूरत से ज्यादा दिखा दिया। हमको तो पहले लगा कि सच में मिर्जापुर ऐसा है, लेकिन एक जमाने में ऐसा था। वेस्टर्न बिहार और ईस्टर्न यूपी, ये जो जोन है, पूर्वांचल इसी को बोलते हैं सब। ये तो जोन, बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है ना जहानाबाद बोल के, भयंकर डिस्ट्रिक्ट सुनता हूँ। और इधर तुम्हारा यूपी का वो जो एरिया है वो मुगल सराई साइड में पड़ता है ना, भयंकर जोन है। दिन दहाड़े बिहार में कहा जाता है बिहार का राजधानी है पटना, लेकिन क्रिमिनल का राजधानी मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर भी सच में बहुत ही खतरनाक जगह में माना जाता है। मुजफ्फरपुर से गोपालगंज या सीधा यूपी, पूरा सटा हुआ इंदौर में नेपाल, इसमें कड़ी यूपी नेपाल। नेपाल भी तो क्राइम के लिए बहुत भयंकर जगह। मुजफ्फरपुर में क्राइम कड़ी नेपाल भागी। नेपाल में बहुत क्रिमिनल एक्टिविटीज होता है। उनका सरकारी वही भाग जाता है। और क्योंकि नेपाल के साथ इंडियन गवर्नमेंट का जो सेटलमेंट है, कोई चेक चेक होता नहीं है, क्योंकि इजी पासिंग सिस्टम है। नेपालीज भी इधर इजीली आ सकते हैं, हम भी जा सकते हैं। अब देखिए इतना सुंदर व्यवस्था रखा है, अब अगर पब्लिक इसको खराब करेगा, अब ये जो चाइना जिस तरह से नेपाल के साथ नजदीक हो रहा है ना, ये चीज भारत के लिए खतरा पड़ जाएगा, क्योंकि ऐसे ही हम लोग का एनिमी का अभाव नहीं है चारों तरफ। अब एक नेपाल भूटान है ना, इन लोगों का अगर ये लोग भी हम लोगों से दूर हो जाए किसी भी कारण से, कि मान के नेपाल अचानक से ये फील करना चालू करे कि भारत के कारण हमारा यूथ खराब हो रहा है, क्योंकि भारत सेल्फ स्पेस दे रहा है, हो सकता है अब फिर वो चाइना की तरफ मुड़ रहा है। अब इसमें इंडिया का इंटरनेशनल पॉलिसी खराब होगा। अब नेपाल का कितना सारा लोग भारत के लिए काम करता है, मतलब इसमें मिलिट्री में, है ना। तो कल अगर वो बोले कि हम चाइना के लिए लड़ेगा, ये लोग भारत के लिए क्यों लड़ेगा। हाँ वही तो, गोरखा और नेपाली उनको दिया जाता है। लेकिन कल अगर ये लोग चाइना के साथ जिस तरह का इनका इंटरनेशनल कम्युनिकेशन बन रहा है, ऐसा मेरा मानना है कि होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि चाइनीज मेंटेलिटी और नेपालीज मेंटेलिटी का भी मैच हो ही नहीं सकता। बट फिर भी कुछ खराब नेता के कारण अगर हो जाए, इंडिया के लिए चीज अच्छा नहीं है ना, तो इंडिया को ये सब चीज देखना चाहिए। बांग्लादेश का क्या, आज इस तरफ कल उस तरफ, हाँ ऐसे दोस्ती है, बट कुछ दूसरा रीजन है, हिस्टोरिकल कुछ रॉन्ग है उसके कारण। अदरवाइज बांग्लादेश के साथ प्रॉब्लम है नहीं। और पाकिस्तान तो हमेशा बैम्बू देने के लिए रेडी है, उसका तो काम वही है। श्रीलंका आजकल भारत भारत कर रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले वो भी चाइना चाइना कर रहा था। सब चीज इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अच्छा देख, तो यहाँ पर कालिद भैया ने जो किया, किसी को मारने का, इंडेमनीफाई करने का, ये गलत है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है। जो कालिद भैया का काम बिल्कुल गलत है, ये हो नहीं सकता। A contract of fire insurance और marine insurance is always a contract of indemnity, always। मतलब कोई फायर इंश्योरेंस, आग में जल जाएगा, ठीक है हम कॉम्पेंसेट कर देंगे, पानी में डूब जाएगा, ठीक है कॉम्पेंसेट हो जाएगा, ये इंडेमनिटी में बिल्कुल आ सकता है। बट देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। LIC क्या कर रहा है? LIC कंपेंसेट तो कर सकता है बिल्कुल, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, लेकिन इंडेमनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, देख जिंदगी का जो लॉस है, जिंदगी का लॉस अगर नॉर्मल वे में देखो, जैसे एक्सीडेंट में अगर किसी का कुछ हो जाता है, उसका तो जान चला गया। अब
LIC जो इंश्योरेंस में कवर करता है कि भाई इसके जान के लिए तुम ये पॉलिसी करो, एक्सीडेंट इंश्योरेंस अलग से करवाता है, ये इंश्योरेंस अलग से करवाता है, लेकिन जान के ऊपर कभी भी इंडिमनिटी नहीं। loss taken by accident not caused by any person. What act of God in equal event is not covered. यस, इंडिमनिटी में ये चीज कवर नहीं होता। वही बोल एक्सीडेंट एक्ट ऑफ गॉड, जैसे किसी का मृत्यु जो है एक्ट ऑफ गॉड है, हम लोग को पता थोड़ी है कि हम लोग कब आएंगे और कब जाएंगे, किसी को नहीं पता। कोई बोलते हैं नहीं माँ बाप ने जन्म दिया, माँ बाप को भी नहीं पता कि वो उसका बच्चा कब जन्मेगा, माँ बाप को भी नहीं पता। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये चीज हम लोग जितना जल्दी समझ जाते हैं ना उतना जल्दी जिंदगी में अच्छा होता है। कोई एक जगह में बोल रहा है कि भोले बाबा, मतलब जो लोग थोड़ा सा भगवान पे विश्वास रखता है, तो बोलता है कि मतलब मेरा जो ड्रीम है उससे अच्छा भोले बाबा मेरे मेरे लिए तुम लोग जो तुमने जो प्लान किया काफी बेहतर। मतलब हम लोग कई बार अपने ड्रीम में ही जीते हैं ज्यादातर लोग, हमको ये करना है, हमको वो करना है, हमको वो करना है, पर ज्यादातर केस में देखा जाता है कि उसका ड्रीम पूरा नहीं होता है। 99% क्या 100% केस में ही उसने जैसे सोचा था वैसा कुछ भी नहीं है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं ना मेरा ये होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगा, सुंदर सा बीवी होगा, ज्यादातर जैसे सोच होता है। लेकिन क्या सच में वैसा होता है? अगर सुंदर बीवी भी मिल गया तो उसका कंसिक्वेंस कुछ और हो सकता है शायद, है ना? ये एक नॉर्मल बात है। तो वो एक जगह में बोल रहे हैं कि मैं जो ड्रीम देखता हूँ उससे बहुत ज्यादा अच्छा प्लानिंग भोले बाबा तुम हमारे लिए करते हो। तो कहने का मतलब यही है उसका, मैं जो उसको रियलाइज किया कि भगवान हर एक के लिए कुछ ना कुछ प्लान करके रखा। तो वो भगवान है ना है वो सबका अपना अपना है, लेकिन ये जो सुप्रीम पावर है उसने जो प्लान करके, मतलब जैसे कि हमें ये नहीं पता कि हम जन्मेंगे कब, हमें ये नहीं पता कि हम मरेंगे कब, तो हम बीच में क्या करेंगे ये भी हमें कैसे पता? पॉइंट इज दैट, मतलब मैं इसको ऐसे रियलाइज करने का आजकल कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बचपन से यही लगता था सब तो हम करते हैं, सबको यही लगता है सब हम करते हैं, मैं भी यही सोचता हूँ। मेरा दिमाग, मेरा लॉजिक, मेरा मेंटेलिटी, मेरा स्मार्टनेस, मैं ही सोच सोच के बड़ा हुआ। पर जितना समय जा रहा है और जितना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देख पा रहा हूँ, मैं फील कर पा रहा हूँ कि ना तो मेरा लॉजिक है, ना तो मेरा माइंड है, ना तो मेरा स्मार्टनेस है, और ना ही मेरा बुद्धिगिरी है। जो कुछ भी है किसी और का प्लान है, पता नहीं वो कौन है और कैसे करता है। हम लोग तो बस वही, जो भी हो, एक्ट ऑफ गॉड के लिए मेरा ये रियलाइजेशन बोल रहा था। तो देखो, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस, मेरिन इंश्योरेंस इज ऑलवेज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, बट देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। कहाँ चला गया रेयांस? छोड़ दे वो सब बातें पे ज्यादा खोने का नहीं। तो बोलेगा सर ये सब स्पिरिचुअल बातें समझ कहाँ आता है, जरूरी नहीं है समझ, जिसको आना होगा आ जाएगा। राइट ऑफ इंडेमनिटी, फोल्डर व्हेन शोड, सेक्शन 125 क्या कहता है सर? प्रोमिसी, मतलब जिसको प्रॉमिस, हीरोइन, प्रोमिसी मतलब हीरोइन ना, मतलब जिसको प्रॉमिस किया गया कि भाई तुम्हारा क्षति पूर्ति किया जाएगा। द प्रॉमिस इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ हिज ऑथोरिटी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द प्रॉमिसर और इंडेमनीफायर, जो हम लोगों को पता है कैसे होता है। All damages which he may be compelled to pay in any suit in respect of any matter to which the promise to indemnify applies, मतलब जो भी डैमेज होता है, ठीक है, all damages which he may be compelled, मतलब बाध्य, compelled मतलब बाध्य है, all damages which he may be compelled to pay in any suit, मतलब कोई केस में in respect of any matter to which the promise to identify applies, मतलब अगर मान के किसी से कोई पर्टिकुलर डैमेज क्लेम करना है किसी को, तो उसके लिए मान की कोई पर्टिकुलर खर्चा करना पड़ सकता है, तो वो प्रॉमिस ही को ही करना पड़ेगा। हालांकि कोई बोला था कि किसी के लिए कोई पेमेंट करेगा, बट कर नहीं रहा है, तुम केस कर रहे हो, तो खर्चा कौन करेगा? प्रॉमिस ही करेगा ना, तो ही बात कर रहे हैं। All cost which he may be compelled to pay in any such suit if in bringing or defending it he did not contravene the order of the promisor and acted as it would have been prudent for him to act in the absence of any contract of indemnity, or if the promisor authorized him to bring or defend the suit, मतलब ये बाय डिफॉल्ट है, ये तो आपको कॉस्ट उठाना ही पड़ेगा।
हाँ, बाद में तुम क्लेम कर सकते हो कि तुम्हारे लिए इतना कॉस्ट मुझे बेयर करना पड़ा क्योंकि तुमने बोला था कि मुझे तुम इंडेमनीफाई करोगे, लेकिन स्टार्टिंग में तो तुम वही कॉस्ट बेयर करोगे। All sums which he may have paid under the terms of any compromise or any such suit, if the compromise was not contrary to the order of the promisor and was one of which he could have been prudent for the promisee to make in the absence of any contract of indemnity, or if the promisor authorized him to compromise the suit. अब ये सब केस देख आगे देख समझ में आ जाएगा। अब ये जो प्रोविजंस हम लोग पढ़े इसको अगर थोड़ा एनालिसिस किया जाए तो बात कुछ ऐसा बनता है। We can understand from the above provisions that in a contract of indemnity, the promisee, that is indemnity holder, promisee मतलब indemnity holder, acting within the scope of his authority is entitled to recover from the promisor, that is indemnifier, the following rights. क्या क्या indemnifier का right उनके पास आ जाता है? All damages which he may be compelled to pay in any suit. वही बात जो मैं बोल रहा था तुम लोग अभी कि अगर तुमको कोई केस करना पड़ रहा कोई पर्टिकुलर क्लेम के लिए, मान कि विश्वजीत ने कुछ इंडेमनीफाई किया था तो तुमने उसको बोला था कि इंडेमनीफायर बन के मैं तुमको लॉस भरपाई कर दूंगा। अब तुमने किया नहीं तो उसने केस किया। अब केस करने के लिए खर्चा पड़ा, लॉयर का खर्चा तो जानते हो, है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, है ना, यही तो लॉयर का खेल है। अब ये डैमेज तुम उनसे क्लेम कर सकते, वही बात कर रहे हैं। ऑल डैमेज विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट, क्लेम कर सकता है। All cost which he may have become compelled to pay in bringing or defending the suit. All sums which he may have paid under the terms of any compromise or suit. मतलब किसी पर्टिकुलर केस के लिए जो भी सम्स वगैरह है वो क्लेम करने का राइट इंडेमनीफायर के पास है। अच्छा ये बात देख सर, when does the liability of an indemnifier commence? इंडेमनीफायर का लायबिलिटी कब स्टार्ट होता है? When does the liability of an indemnifier? Although the Indian Contract Act 1872 is silent on the time of commencement of liability of the indemnifier, however, on the basis of judicial pronouncement क्या होता है बोलते? जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट का मतलब होता है पुराना जो केसेस होके रखा है ना, उससे जो न्यू केस को सीख मिलता है। कोर्ट केस का जो कॉन्सेप्ट है, जो जुडिशियल मैटर है, जिसको हम लोग जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। जूरिस्प्रूडेंस बोल के एक सब्जेक्ट है जो तुम लोगों को नहीं पढ़ना पड़ता, चार्टर्ड में नहीं है, सीएस को करना पड़ता है। तुम लोगों का जो न्यू सिलेबस एक आने का बात है उसमें कॉन्स्टिट्यूशंस को ऐड किया है, जूरिस्प्रूडेंस के बारे में कुछ बोला नहीं। अच्छा है, जूरिस्प्रूडेंस ऐसे ही वो थोड़ा सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ का जो पार्ट है ना, मतलब कैसे हमारा जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है जनरल लॉ जो है वो कैसे काम करता है। अब ये सीए को घुसा देगा तो फिर सीए पागल हो जाएगा। ऐसे थोड़ा बहुत आना चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी को ये चीज़ जरूरी हो जाती है। तो वहां पर ये सब टॉपिक पढ़ा जाता है कि प्रोनाउंसमेंट क्या है। ठीक है, ये जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि लॉ हमेशा हर बात को डेफिनेशंस करके लिखेगा, फिर उस पर काम करेगा कैसे लिखा हुआ है। अब हर चीज लिखना जरूरी नहीं है, और हर चीज लिखा हुआ चीज से हमेशा केस का लॉ नहीं लड़ा जा सकता। कुछ चीजें पुराने केसेस के ऊपर बेस करके भी होता है, और अगर कुछ ना हो तो जो लॉयर है, जो जज है, वो अपना डिसीजन से भी लॉजिकल डिसीजन, और सबसे बड़ा चीज है कि समाज के हित में काम करें। ये चीज कहीं पर डेफिनेशन दे के सिखाया नहीं जा सकता कि यहाँ पर लिखना पड़ेगा फिर जाके करना पड़ेगा, ऐसा ऑलवेज पॉसिबल नहीं। जैसे एक सिंपल केस है, जैसे राम मंदिर का केस। ठीक है, अब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का कोई मैटर नहीं था, लोगों ने जबरदस्ती इसको हिंदू मुस्लिम बना दिया। ये एक पिटीशन राइट था। पिटीशन राइट मतलब समझते हैं, प्रॉपर्टी पिटीशन। मतलब बेसिकली वो जो प्रॉपर्टी है जिसको बाबरी मस्जिद के नाम से दुनिया जानता था, मतलब सर्टेन लेवल, मतलब आज का दुनिया जानता था उसको बाबरी मस्जिद के नाम से, लेकिन पुराना दुनिया के हिसाब से वो एक्चुअली रामलला का ही जगह था। और इसका पूरा कागजी प्रूफ एज वेल एज धर्म मतलब जो किताबें हैं, स्क्रिप्चर्स प्रूफ, सब कुछ है। मतलब वहां पे जो रामलला का घर है, या फिर वो जो राम मतलब बेसिकली रामलला मतलब राम जी जो वहां बसते हैं, वहां उनका घर है, बाद में खुदाई में सब मिला। तो उनके उनके जो जो उनके बच्चा उनका कौन था वो सब भी लाओ के दिया था।
हाँ बेसिकली ये वो अयोध्या जो है, तो हम लोग जानते हैं कि अयोध्या है, तो अयोध्या कहाँ है? अयोध्या है तो अयोध्या नगरी कहाँ है? सिर्फ किताबों में, मतलब दुनिया हम लोगों को बचपन से ही पढ़ाया गया ये सब रामायण वगैरह सब झूठा है। प्रूफ कहाँ है? अब प्रूफ के लिए खुदाई करना पड़ेगा। भारत जैसे 47 के बाद जो भारत बना है, उसमें खुदाई करेगा कि देश बनेगा? मतलब लोगों को खाना नहीं, खुदाई करने बैठे। अब जो दिख नहीं रहा है वो है नहीं। अब चलो भारत धीरे धीरे अपने पैर में खड़ा हुआ। अब बेसिकली ये पिटिशन यही था कि हाँ वहां पर राम जी का जन्म स्थान है, उसमें खुदाई किया जाए और वो जो बाबरी मस्जिद के नाम पे बना हुआ है उसको तोड़ दिया जाए। ऐसे थोड़ी बोल रहे कि सारा मस्जिद को तोड़ दिया जाए। अगर ऐसा बोलता कि मस्जिद सारा मस्जिद तोड़ दिया जाए तो बात समझ में आता कि ये तो पूरा एंटी मुस्लिम कैंपेन चल रहा है। बात तो ऐसा नहीं था। बात ऐसा है कि जहां जहां जैसे कुछ तीन तीन मस्जिद के बारे में बोला गया है जो बेसिकली हिंदू संस्कृति के अगेंस्ट में है। एक यूपी में एक आपका बाबरी मस्जिद और एक आपका वाराणसी का जो वापस कंकरवाल मैंने मुझे क्या वृंदावन में जो मस्जिद वगैरह है, ठीक है, मथुरा, वृंदावन और काशी बनारस, और ये जो बाबरी मस्जिद था, बस तीन मस्जिद के बारे में बोला है कि ये मस्जिद यहाँ पर शोभा नहीं दे रहा है क्योंकि ये बेसिकली एक क्लैशिंग चल रहा है, जबरदस्ती किसी और के जगह में घुस के उसको खत्म करने का ऐसा एक लग रहा है। तो सिंपल बात है, हमें किसी से कोई पुराना बात को कोई गाढ़ा मुद्दा नहीं उखाड़ा जा रहा है। ऐसा नहीं कि गाढ़ा मुद्दा उखाड़ा जा रहा है, ये सिंपल। अब जज देखो, अब जज यहाँ पर डिसीजन लेने के टाइम पे अगर वो मस्जिद के अगेंस्ट में बोलता है तो आम आदमी बोलेगा देखो ये मुस्लिम के विरोधी हो गया। लेकिन जज को यहाँ पर सच्चाई के साथ रहना पड़ेगा। बहुत मुश्किल का काम है, बहुत मुश्किल का काम है, ऐसे ही बहुत सेंसिटिव है। और भारत में मुस्लिम पॉपुलेशन ऐसे ही दुनिया का, मतलब बोलते तो है लोग तीसरा सबसे ज्यादा, लेकिन कई बार अनऑर्गेनाइज वे में सबसे ज्यादा यहीं पर है। पाकिस्तान से भी ज्यादा मुस्लिम भारत में रहते हैं, ठीक है, इवन इंडोनेशिया से भी ज्यादा और अरबियन कंट्री से भी ज्यादा। तो कहने का मतलब है तो क्लैश तो हो ही सकता है, संगठन नहीं है, लोगों में कोई एकता नहीं, लोग पूरा एकता है। ठीक है। तो ये चीज अब जज को बहुत सेंसिटिव वे में डिसीजन लेना पड़ा था कि नहीं वहां पर राम मंदिर बनेगा और मस्जिद के लिए अलग से जगह दिया जाएगा, ठीक है। और मस्जिद यहाँ पर इवन जो मुस्लिम बोर्ड था, जो मुस्लिम लॉ बोर्ड था, उन लोगों को भी सामने सारा का सारा इंफॉर्मेशन दिया गया। जो 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 भगवान, मतलब जो बेसिकली सन्यासी महाराज जिन्होंने इसको, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी भी, वो देख नहीं पाते, पूरा अंधा है, उनको 40 लैंग्वेज में उनको पकड़ है। 40 टाइप ऑफ लैंग्वेज वो बोल सकता है लेकिन वो देख नहीं सकता। जम्मू कश्मीर से नहीं नहीं, जम्मू कश्मीर से नहीं, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से है। उन्होंने पूरा बता दिया कि कहाँ कितना दूर में किस एरिया में, सब कुछ, और एक स्क्रिप्चर से नहीं, 47 स्क्रिप्चर से बताया, 47 स्क्रिप्चर से। और सबको बोला कि आप यहाँ इस पॉइंट, इस पेज में जाके देखिए, उस पेज में जाके देखिए, उस पेज में जाके देखिए। तब जाके जज भी, सुप्रीम कोर्ट का जज कोई मूर्ख तो नहीं है, और वो लोग ज्यादातर केस में मॉडर्न एजुकेटेड है, तो वो उसको प्रूफ देखेगा तब जाके उसके ऊपर डिसीजन लेगा। अब जैसे ये जो जजमेंट लिया गया है, अब ये जजमेंट का बेस उस टाइम बना है, 91 92 में बना है। अब इसके बाद सिमिलर काइंड ऑफ जो भी जजमेंट बनेगा, अब इसके लिए क्या हम लोग डेफिनेशन ढूंढेंगे? तो ये पास्ट प्रोनाउंस में देखेंगे कि ऐसे केसेस में पहले क्या हुआ है, आगे क्या हो सकता है। समझ में आ रहा है सर? और कुछ नहीं, हम लोग यहाँ पर हिंदू मुस्लिम राम मंदिर करने नहीं बैठे, हम तो बस कॉन्टेक्स्ट को बताने के लिए थोड़ा बहुत। तो बात ऐसा है, on the basis of judicial pronouncement, it can be stated that the liability of an indemnifier commences as soon as the liability of the indemnity holder becomes absolute and certain. The principle has been followed by the court in several cases. ठीक है, कोर्ट इस तरह का सेवरल मैटर देखते हैं। मतलब बेसिकली वही बात है कि लाइबिलिटी ऑफ इंडेमनिफायर कब शुरू होगा इसके बारे में लॉ में कहीं लिखा नहीं, लेकिन पुराना केसेस से ये सब चीजों का जजमेंट लिया जाता है। जैसे ए promises to compensate X for any loss that he may suffer by filing a suit against Y. The court ordered X to pay Y damages of rupees 10,000. As the loss has become certain, X may claim the amount of loss from A and pass it to Y. बड़ा सिंपल है, A ने प्रॉमिस किया X को कंपेंसेट करने का for any loss that may suffer by filing a suit against Y. अगर Y के केस में कोई केस कोई बनाता है तो उसको कंपेंसेट X करेगा। कोर्ट ऑर्डर X to pay Y damages of rupees 10,000। सिंपल बात है, क्योंकि जैसे X ने बोला था,
एज लॉस कितना हो सकता है वो तो सर्टेन था कि कोई केस करेगा, क्योंकि कितना केस में क्या खर्चा लगेगा वो तो सर्टेन था। तो एक एक्स में क्लेम द अमाउंट ऑफ लॉस फ्रॉम एंड पास इट टू वाई। कब कमेंस होगा लायबिलिटी इसके बारे में कहीं लिखा नहीं है, बट पुराना केसेस से इसका जजमेंट लिया जा सकता है। समझ में आ रहा है? एकदम नॉर्मल बात है सर, लॉ और कुछ नहीं। लॉ को करंट लाइफ के साथ जोड़ो तो लॉ समझ में आ जाता है। इसीलिए मैं लॉ में थोड़ा सा आप लोगों को कहीं कभार कहानी घुमाने के लिए चला जाता हूँ, और कुछ नहीं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी थोड़ा देख ले, गारंटी थोड़ा सुन के जा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है? श्योरिटी, प्रिंसिपल, डेटर एंड क्रेडिटर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, श्योरिटी, प्रिंसिपल, डेटर एंड क्रेडिटर, सेक्शन 126। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस मेड और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ ए थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। मतलब सिंपल है, बैंक गारंटी के सोचो थोड़ा, एकदम क्लैरिटी समझ में आएगा। मानो विश्वजीत लोन ले रहा है, विश्वजीत लोन लेने के लिए जा रहे हैं, विश्वजीत ने लोन लिया पर डिफॉल्ट हो गया, लेकिन बैंक ने विश्वजीत को जब लोन दिया था तब किसी को गारंटर बनाया था, मे भी उसके पापा को, मे भी उसके दोस्त को, मे भी अंश को, या किसी को। थ्री पार्टीज आर इन्वॉल्व इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। एक है श्योरिटी, एक है डेटर, एक है क्रेडिटर। डेटर कौन? जिसको पैसा मिलेगा। क्रेडिटर कौन? जो देगा। और एक है श्योरिटी, जो बेसिकली गारंटी देता है। पर्सन हु गिव्स द गारंटी। डेटर कौन? पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन। डेटर मतलब जिसको पैसा वापस लौटाना है, मतलब जो बेसिकली बैंक से लोन ले रहा है। जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो हम बैंक का क्या बन जाएंगे? डेटर की क्रेडिटर? डेटर बन जाएंगे। और बैंक कौन है? क्रेडिटर, क्योंकि बैंक ने मुझे लोन दिया। तो तीन पार्टी इस तरह का केस में मिलता है, लेकिन तीनों का नाम थोड़ा अलग हो गया, है ना? श्योरिटी, डेट, प्रिंसिपल, डेटर एंड क्रेडिटर। When a request be to lend to rupees 10,000 to C, a request be to lend 10,000 to C, A B को request कर रहा है C को 10,000 का लोन दो, and guarantees that C will repay the amount within the agreed time, and that on C falling to do so, he will himself pay to B. There is a contract of guarantee. Simple बात है जो हम लोगों ने अभी बोला। Here B is the creditor, C is the principal debtor, and he is the surety. Where A obtains housing loan from LIC Housing. LIC Housing और LIC अलग है। LIC के पास बहुत पैसा है, इसलिए LIC एक हाउसिंग बोल के अलग बना के रखा। ठीक, बहुत लोन देता है LIC हाउसिंग, बहुत लोन देता है, बैंक से भी ज्यादा लोन देता है। मतलब अगर हाउसिंग लोन का कैटेगरी देखा जाए तो इसमें वन ऑफ द टॉप मोस्ट हाउसिंग लोन बिजनेस में LIC आता है, स्पेशली मॉडरेट लेवल लोन पे 30-40 लाख के अंदर जो लोन होता है, ये सब चीज में LIC का बहुत है। इवन बड़ा बड़ा केस में भी देता है। So where A obtains housing loan from LIC Housing, and if B promises to pay LIC Housing in the event of A failing to repay, it is a contract of guarantee. वही बात। X and Y go into a car showroom where X says to the dealer to supply a latest model of Wagoner. Wagoner एक जो कार का मॉडल, आई थिंक सुजुकी का ना Wagoner? अरे सुजुकी का तो थोड़ा सा पीछे वाला हिस्सा थोड़ा चपटा टाइप का होता है, छोटा सा। हाँ ऐसा होता है, हाँ सीधा होता है। तो बोला कि भाई उनको वैगनर दो टू वाई। एक्स एंड वाई गोइंग टू कार शोरूम वेयर एक्स सेज टू डीलर टू सप्लाई द लेटेस्ट मॉडल ऑफ वैगनर टू वाई एंड एग्रीज दैट इफ वाई फेल्स टू पे ही विल। अगर वाई नहीं दे पाता पैसा तो हम देंगे। इन केस ऑफ वाईज फेलियर टू पे द कार शोरूम विल रिकवर इट्स मनी फ्रॉम एक्स। दोनों सेम ही नहीं। ऑलमोस्ट सेम, पर यहाँ पर गारंटी देता है। वहां पर इंडेमनिफाई के केस में लॉस के कारण इंडेमनिफाई होता है, और यहाँ पर गारंटी के केस में डिफॉल्ट के कारण होता है। तो लॉस और डिफॉल्ट में फर्क तो होगा, बात को समझो। वहां पर प्रॉपर्टी डैमेज होता है तो उसको लॉस बोलता है, तो लॉस होगा तो इंडेमनिफाई करेंगे, और यहाँ पर तुम डिफॉल्ट करते हो तो गारंटर बनते हैं। लैंग्वेज में फर्क है ना। अब लॉस में भी कैसे गारंटी कैसे हो? लॉस के केस में क्षति को पूर्ति किया जाएगा, और गारंटी के केस में डिफॉल्ट करेगा तो कोई और देगा। कारण कॉन्सेप्ट सिमिलर। अल्टीमेटली देख, पैसा तेरा कितना ना,
सोच एक बार, टीचर को देते हो फीस, डॉक्टर को भी देते हो फीस, भिखारी को देते हो दान, मंदिर में देते हो दक्षिणा, पुलिस को देते हो घूस। सोचो जरा, बैंक दिए तो इंटरेस्ट, कंपनी दिया तो डिविडेंड, है तो पैसा ही, बस नाम अलग। सिंपल बात है ना सर, मतलब बॉन्ड और डिवेंचर में क्या फर्क है? कैरेक्टर वाइज कोई फर्क नहीं। बॉन्ड में भी इंटरेस्ट दिया जाता है, डिवेंचर में भी इंटरेस्ट दिया जाता है, लेकिन ज्यादातर केस में बॉन्ड गवर्नमेंट कंपनीज के थ्रू से निकलता है, डिवेंचर प्राइवेट कंपनीज के थ्रू से निकलता है, और बॉन्ड गवर्नमेंट उसका एक बॉन्डिंग पेपर बना के देता है। डिवेंचर के केस में ऐसा कोई मैटर नहीं है। लेकिन अगर दोनों का तुम कैरेक्टर देखोगे सेम ही है, वही इसमें भी सेम, वही लोन है, वो भी कंपनी लोन ले रहा है, इसमें भी कंपनी लोन ले रहा है, उसमें भी कंपनी रिडीम करता है विद इंटरेस्ट, इसमें भी कंपनी रिडीम करता है विद इंटरेस्ट। जैसे इस्लामिक फाइनेंस बोल के एक कॉन्सेप्ट होता है, पढ़ाई होता है इसका। मानो तुम लोग फाइनेंस में पढ़ाई कर रहे हो, चार्टर्ड बन रहे हो, अब तुमको अरब में जाके काम कर, बहुत पैसा है उधर, लोग जाते हैं काम करने के लिए, है ना। इंडियन चार्टर्ड भर भर के है। तुम अगर दुबई में जाके देखोगे ना, ज्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो काम कर रहे हैं ज्यादातर इंडियन चार्टर्ड। अब उनको वहां पर जाके इस्लामिक फाइनेंस सीखना पड़ता है। इस्लामिक फाइनेंस और नॉर्मल फाइनेंस में क्या अंतर? नाम के आगे इस्लाम जुड़ गया, बस ये फर्क है। नहीं सर, इस्लाम में जैसे हम लोग सुने होंगे, आप लोग भी सुने होंगे कि इस्लाम में सूद हराम होता है। इस्लाम में सूद जो है वो हराम होता है। हराम मतलब वो लोग इसको गुनाह मानते हैं। मतलब अगर जैसे मानो कि सूद का जो कारोबार होता है, जैसे कि बैंक, हम बैंक में पैसा दे रहे हैं, बैंक उसके बदले हमें सूद देगा, ये जो कॉन्सेप्ट है, इस्लाम इसको इजाजत नहीं देता। लेकिन तो फिर इस्लामिक लेवल में जो लोग फाइनेंस करते हैं, इस्लामिक कंट्रीज में जो फाइनेंस करते हैं, ये प्रोजेक्ट में वो प्रोजेक्ट में, तो वो कैसे फिर कमाएगा? तो फिर वो लोग बोलते हैं कि हम इसको प्रॉफिट शेयरिंग बोलो। आप प्रोजेक्ट में पैसा लगाओ, उस प्रोजेक्ट में हम आपको प्रॉफिट शेयर करें, या आपको प्रोपोर्शनेट शेयर होल्डिंग देंगे, वॉटेवर, बट उसको हम सूद के थ्रू से नहीं करेंगे। बात तो वही है, देखा जाए तो सूद के केस में हम लोग फिक्स कर देते हैं 100 में 15% मेरा, इसमें इसमें बोलेंगे फिक्स नहीं, लेकिन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट को फिक्स कर ही सकते हैं ना, तो बोलेंगे प्रॉफिट का परसेंटेज। सूद नहीं बोलेंगे, इंटरेस्ट वर्ड यूज नहीं करेंगे, सूद वर्ड यूज नहीं करेंगे। और थोड़ा कैलकुलेट करने का तरीका, और उसका उसका जो जैसे जैसे सूद का कुछ कैरेक्टर होता है ना, फाइनेंस में, तो वो कैरेक्टर को उधर यूज नहीं करेंगे। लेकिन होगा तो वही, बदले में जो पैसा लगाएगा वो बदले में कुछ तो लेगा। तब आ जाते हैं इस्लामिक फाइनेंस, बहुत बड़ा पढ़ाई है, क्योंकि दुनिया में करीब 57 इस्लामिक कंट्री है। 57 आउट ऑफ 210 में 57 से 59 इस्लामिक कंट्रीज, मतलब इतना सारा कंट्री में कितना सारा इस्लामिक काम होता होगा, फाइनेंशियल काम होता होगा। तो वहां पर जो कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीपीए, मतलब यूएस सीपीए या सीएफए जो भी काम करने जाते हैं, उनको उनका ढंग तरीका तो सीखना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? सर्च करना इस्लामिक फाइनेंस घर जाके आज से, बहुत बड़ा चीज है। मैं थोड़ा सा बोलता हूँ, इस्लामिक फाइनेंस एक सब्जेक्ट है, तो मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। अब जैसे कि तुम बोला कि सर सेम ही तो है, अरे सब बात सेम है, लेकिन वही सिचुएशन के साथ डिपेंड करता है। From the definition, it can be analyzed that guarantee is a promise to pay a debt owed by a third person in case of a latter does not pay. देख, वहां पर लॉस होना अनिवार्य था, क्या यहाँ पर लॉस होना अनिवार्य है? किसी ने धार लिया है, चुकता नहीं कर पा रहा है, तब गारंटी प्ले करता है। Any guarantee given may be oral or written. From the above definitions, it is clear that a contract of guarantee is a ट्राइपर्टाइट एग्रीमेंट, मतलब 3 जन के बीच में होता है, प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी, इसलिए नाम है ट्राइपर्टाइट। ओके, देयर आर इन इफेक्ट 3 कॉन्ट्रैक्ट्स।
A principal contract between principal debtor and the creditor, a secondary contract between creditor and surety, an implied contract between surety and the principal debtor, implied, whereby a principal debtor is under an obligation to indemnify the surety. जो प्रिंसिपल डेटर है मतलब जो एक्चुअली जिसको बैंक को पेमेंट करना है, प्रिंसिपल डेटर इज अंडर एन ऑब्लिगेशंस, मतलब उसका ये नैतिक दाय है कि वो श्योरिटी को इंडेमनिफाई करे इफ द श्योरिटी इज मेड टू पे और परफॉर्म. The right of surety is not affected by the fact that the creditor has refused to sue the principal debtor or that he has not demanded the sum due from him. मतलब श्योरिटी कौन है? जो बेसिकली प्रॉमिस करता है कि अगर वो नहीं देता तो मैं दूंगा, वही है श्योरिटी. The right of surety is not affected by the fact that the creditor has refused to sue the principal debtor. मतलब जो मानो कि तुमने बैंक से लोन लिया, तुम कौन हो? प्रिंसिपल डेटर हो. बैंक कौन है? क्रेडिटर है. विश्वजीत कौन है? श्योरिटी है. तो अगर बैंक बोलता है कि हम डेटर को कुछ नहीं बोलेंगे या डेटर के अगेंस्ट में केस नहीं करेंगे, तो क्या इसमें श्योरिटी का जो लायबिलिटी है वो खत्म हो जाता है? वही बात कर रहे हैं सर. The right of surety is not affected by the fact that the creditor has refused to sue the principal debtor or that he has not demanded the sum due from him. अगर बैंक अपने लोन होल्डर से लोन लेना बंद कर देगा, ये बैंक कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो श्योरिटी बना था उसका लायबिलिटी खत्म हो जाता. वो अपना काम कर रहे, तुम अपना काम करो. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट. प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है? डेटर एंड क्रेडिटर के बीच में. सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में. एंड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट श्योरिटी एंड प्रिंसिपल के बीच में. ठीक है, ये है सर. अब यहाँ पर एसेंशियल फीचर्स ऑफ एग्रीमेंट थोड़ा दिया है. प्रिंसिपल डेट कंसीडरेशन, थोड़ा एग्जांपल रीड कर सकते हैं आप लोग. अरे अब हो जाएगा सर. टाइप्स ऑफ गारंटी में आ जा. स्पेसिफिक गारंटी हो सकता है, गारंटी विच एक्सटेंड्स टू अ सिंगल डेट. Specific transaction is called a specific guarantee. The surety's liability comes to an end when the guaranteed debt is duly discharged or the promise is duly performed. मतलब बेसिकली अगर डेब्ट को ही कंप्लीटली डिस्चार्ज कर दिया, ठीक है, डेब्ट ही नहीं तो फिर वो किस चीज का गारंटी लेगा, है ना? डेब्ट को ही पूरा पूरी छोड़ दिया तो फिर इन दैट केस अगर डेब्ट ही डिस्चार्ज हो गया तो फिर और गारंटी का क्या है? जैसे यहाँ पर बोले कि गारंटी पेमेंट टू बी of the price of 5 bags of rice to be delivered by B to C and to be paid for in a month. B delivers 5 bags to C. C pays for them. This is a contract for specific guarantee because he intended to guarantee only for the payment of price of the first 5 bags of the rice to be delivered one time. A versus Groves. A versus Groves के Groves का केस है. A guarantee payment to B of the price of the 5 bags of the rice to be delivered by B to C. कर दिया, उसने भी पेमेंट कर दिया, काम खत्म. और क्या चीज स्पेसिफिक हो गया. कंटिन्यूइंग गारंटी सेक्शन 129. A guarantee which extends to a series of transactions is called a continuing guarantee. A surety's liability continues until the revocation of the guarantee. The essence of the continuing guarantee is that it applies not to a specific number of transactions but to any number of transactions and makes the surety liable for the unpaid balance at the end of the guarantee. Example, on A's recommendation, B, a wealthy landlord, A के कहने पे, B कौन है? पैसा वाला जमींदार. A wealthy landlord employs C as his estate man. तो मैनेजर के लिए संपत्ति देखभाल करने के लिए नियुक्त करें. It was the duty of C. It was the duty of C to collect rent on 1st of every month from the tenant B and remit the same to B before 5th of every month. 5 तारीख के अंदर. एक guarantees this arrangement. A ने इसका arrangement का guarantee लिया and promises to make the good any default made by C. अगर C ने कोई भी गलती करता है तो उसका भरपाई A करेगा. दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी. चलता रहेगा ना सर. किसी एक बार का बात थोड़ी है. रेंट दी तो हर महीना आएगा, तो जब जब प्रॉब्लम होगा तब तक भरपाई करेगा. जब जब प्रॉब्लम होगा तब तक भरपाई करेगा. तो इसको कंटिन्यूइंग गारंटी बोलेंगे. ठीक है ना? सिमिलरली और एक एग्जांपल है, एक बार 2-3 कर सकते हो. था 2 था स्पेसिफिक और एक. यहाँ पर जो हम लोग इतना देर से पढ़ रहे हैं
इसका समरी कर लो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टी और parties to the contract, there are only two parties, namely the indemnifier, that is promisor, तो हमारे केस में हीरो, और and the indemnified, that is promisee मतलब heroine. There are three parties, creditor, principal and debtor and surety. क्रेडिटर, प्रिंसिपल, डेटर एंड श्योरिटी, उस केस में दो पार्टी हो सकता है, इस केस में तीन पार्टी हो सकता है। देखा कितना बड़ा प्रॉब्लम डिफरेंस नजर आ रहा है। द लायबिलिटी ऑफ द इंडेमनिफायर इज प्राइमरी एंड अनकंडीशनल, द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज सेकेंडरी। इनके बीच में जो चलता है, इंडेमनिफायर और इंडेमनिफाइड के बीच में जो चलता है, वो प्राइमरी लेवल कॉन्सेप्ट है, बट जो श्योरिटी है वो तो सेकेंडरी है ना। मेन कॉन्ट्रैक्ट तो बैंक के साथ डेटर का है, श्योरिटी तो बाद में है, तो सेकेंडरी कॉन्सेप्ट है उसका। The liability of the surety is secondary and the conditional, as the primary liability is that of debtor. Main liability the debtor credit का, surety तो secondary केस में आ रहा है, तो यहाँ पर खेल बदल रहा है। Time of liability, the time of liability of the indemnifier arises only on the happening of the contingency. Future में loss होगा तभी, और इस केस में the liability arises only on the non-performance of an existing promise or non-payment of an existing debt. दोनों चीज में फर्क है। Time to act, the indemnifier need not act at the request of the indemnity holder, the surety acts at the request of the principal debtor. ठीक है, right to sue third party, indemnifier cannot sue a third party for loss in his own name, as there is no privity of contract. Such a right would arise only if there is an assignment in his favor. Surety can proceed against principal debtor in his own right because he gets the right of a creditor after discharging the debts. ठीक है, पर्पस क्या है, रिइंबर्समेंट ऑफ लॉस, इसमें रिइंबर्समेंट में लॉस होता है और इसमें फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द क्रेडिटर। ये हो गया फर्क। कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस करके ऑल पार्टीज मस्ट बी ए कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो हम लोग जानते हैं। इन केस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी where minor is a principal debtor, the contract is still valid. अगर बैंक ने किसी माइनर को लोन दिया है, देता है एजुकेशन लोन, फिर वो भरपाई नहीं करता है तो उसका बाबा माँ भरपाई तो करेगा। ठीक है, घर पे बाकी जो पॉइंट्स है ना, जो आज नहीं बोल रहा हूँ, घर पे एक बार पूरा गो थ्रू करके रखना। ठीक है, सेक्शन 128 डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, ठीक है, एक बार गो थ्रू करके रखना, कल या परसों बोल देंगे। ठीक है, संडे को बोल देंगे, कल थोड़ा शिवरात्रि है, कल क्लास जो अगर जो भी मेरा है वो रहेगा, वो मैं लूँगा, बट कल और नहीं बुलाता हूँ, संडे को बुला। ठीक है, संडे को ये कंप्लीट करके फिर इस रिगार्डिंग भी टेस्ट करें, नेक्स्ट दिन ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इंश्योरेंस में एक्ट ऑफ गॉड नहीं लगता है। इंश्योरेंस के एक्ट ऑफ गॉड में इंश्योरेंस नहीं होता है, कभी नहीं। हाँ, बिजली गिरने से नहीं होता, नॉर्मली नहीं होता है सर। जैसे मानो तुम टीवी खरीदने जाते हो, इंश्योरेंस तो छोड़ो, टीवी में भी जो ये लोग जो गारंटी देता है, वो बोल देता है कि अगर बिजली गिर के कुछ होता है तो हम गारंटी नहीं लेते। एक्ट ऑफ गॉड तो गारंटी में भी काम करता है। एक्सीडेंट हाँ, कोई एक्सीडेंट भी नहीं देगा, एक्सीडेंट भी नहीं लेता है। इंश्योरेंस के केस में जैसे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस तो होता है, तो उसमें देखना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी होता है। एक्सीडेंट थोड़ा सा